नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और छोटी सी कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। उठो लाट साहब, चाय पी लो, 7 बजने वाले हैं, मुझे बच्चों को स्कूल भी भेजना है। उनिंदी से गोकुल के कानों पर यह कर्कश आवाज पहुंची थी। तभी दूसरी आवाज आती है, गोकुल उठ जा, रोज सुबह सुबह घर में कलह कराना तुझे अच्छा लगता है क्या? गोकुल की नींद खुल गई थी। भाभी और माँ के प्रवचन रोज की तरह आज भी उसके कानों में घुल रहे थे, पर वह बेफिक्र सा पड़ा था। माँ की बात तो एक बार की बर्दाश्त भी कर लेता, पर भाभी का इस तरह से उलाना देना उसे कतई मंजूर न था। उसका जी करता कि कानों में कोई शीशा पिघलाकर भर दे। जहाँ तक चाय की बात थी, उसने कभी गर्म चाय की डिमांड नहीं की थी। जैसी मिलती वैसी पी लेता। फिर उसके बिस्तर से उठ जाने से कौन से घर के काम फटाफट होने लगेंगे, बल्कि और कलह हो जाएगा। भाभी को वह फूटी आंख नहीं सुहाता था। वह नहीं समझ पाती थी कि टूर एंड ट्रेलर्स और ट्रैकिंग का काम थका देने वाला होता है। बड़ा भाई कुछ कहना भी चाहता तो पत्नी के सामने उसका मुंह न खुलता था। इस तरह से वह पत्नी की बातों का मूक समर्थन करता था। माँ जानती थी कि मेरा बेटा बिल्कुल नालायक तो नहीं, लेकिन ऐसे बेटे को लायक भी तो नहीं कहा जा सकता जिसकी शादी की चिंता ने ही उसको इतना परेशान कर दिया हो। कितनी कोशिश नहीं की थी माँ ने, जगह जगह रिश्तेदारों से कहा था, चिन्ह भेजा था, पर कोई लड़की मिली ही नहीं। एक समय था जब लड़के वालों की तरफ से शादी का प्रस्ताव आना लड़की वाले अपना सौभाग्य समझते थे, लेकिन आज गोकुल जैसे कई लड़के इस कस्बे में हैं जिनमें सुंदरता और बुद्धिमत्ता की कसौटी पर कसी जाने वाली तो क्या, साधारण रंगरूप वाली गृह गृहस्थी का ध्यान रखने वाली लड़कियां भी नहीं मिल रही। ऐसे में किसका दोष कहा जाएगा? लड़के का ही कहेंगे ना। काबिल होता तो क्या नहीं मिलती लड़की। बदलते सामाजिक ताने बाने को गहराई से मापने वाले कितने हैं। कभी तो माँ भी उसे दोष देती, भाभी तो हमेशा पीछे ही पड़ी रहती। कई बार कहती, पढ़ाई के दिनों में थोड़ा मेहनत कर ले होती तो कोई छोटी मोटी सरकारी नौकरी भी मिल जाती, आज शादी के लिए लड़की भी मिल जाती। पर नहीं, लाट साहब को तो मौज मस्ती से फुर्सत ही नहीं मिलती होगी। तुम्हारे बड़े भाई ने नहीं की पढ़ाई, तभी आज सरकारी नौकर हैं, पूरी गृहस्थी चलाने का दम भरते हैं। गोकुल का बड़ा भाई सरकारी नौकरी में था और एक मध्यम औसत वर्ग के परिवार का साथ रहन सहन उसका था। शादी के लगभग 8 साल हो चुके थे, 2 बच्चे थे। माँ का सपना था कि वह घर में छोटी बहू भी आ जाए, पर लड़की की तलाश एक मुश्किल काम जानकर गोकुल ने शादी का इरादा छोड़ दिया था। माँ अक्सर कहती, शादी के बगैर वंश आगे कैसे चलेगा? गोकुल बेपरवाह सा कह देता, तुझे वंश चलाने की परवाह है तो भाभी के बच्चे चलाएंगे ना तेरा वंश। मेरी परवाह न कर, मेरा परिवार बहुत बड़ा है। माँ ने समझ पाती थी इस बात को। यकीनन परिवार तो हम पति पत्नी और उनके बच्चों से बनी इकाई को कहते हैं। ज्यादा से ज्यादा इसमें माता पिता को भी जोड़ लिया, लेकिन समाज को परिवार समझने की भूल हमने कभी की ही नहीं। अगर ऐसा होता तो क्या समाज में प्रेम ही प्रेम नहीं होता? मगर गोकुल की विचारधारा कुछ ऐसी ही थी। बचपन से ही वह प्रकृति प्रेमी रहा था। पहाड़ में जन्म हुआ, आंखें खोलते ही सामने हरे भरे खेत, बर्फ से ढके पहाड़ देखे तो उन्हें से मोहब्बत कर बैठा, और इसके बाद कभी किसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार होने का मौका ही नहीं आया। वह सोच सोच कर परेशान था कि भाभी से उसे निठल्ला क्यों कहती है। न वह भाई भाभी पर बोझ था, न माता पिता पर। जो कुछ भी कमाता था उसका एक नियत हिस्सा घर खर्च चलाने के लिए माँ के हाथ पर रखता था। इस बार जब उसने माँ के हाथ में 5,000 रुपए रखे तो माँ ने कहा था, मुझे नहीं, अपनी भाभी को दिया कर ये पैसे, घर तो वही चलाती है। पर गोकुल की कोशिश भाभी से दूर रहने की होती। वह कहता, आप ही दे देना भाभी को। पहाड़ों से टक्कर लेने वाले गोकुल का दिल भाभी से डरता था, क्योंकि पहाड़ों से मुकाबला करने का हौसला देते, तबकि भाभी अपने व्यंग्यबाणों से हमेशा उसे नीचा दिखाती और उसके हौसलों को पस्त करती थी। कल की ही तो बात है, जैसे ही वह ग्रुप को ट्रेकिंग कराकर 2 दिनों बाद थकाहारा घर लौटा था तो भाभी ने ठंडा दाल भात प्लेट में डालकर डाइनिंग टेबल पर रखकर जोर से कहा था, आ गई लाड साहब, हिमालय की यात्रा से पेट पूजा कर लो। यह अपमान बहुत भारी था। माँ को भी बुरा लगा था, पर बहू ने उसे अपने मोहपास के जाल में ऐसा उलझाया था कि वह छोटे बेटे की सुध लेना ही भूल गई। दरअसल माँ अपने बेटे की शादी को लेकर बहुत परेशान थी। हर माँ की तरह उसका भी अरमान था कि बेटे की शादी हो जाए और माँ की जिम्मेदारी पूरी हो जाए। पर बहुत हाथ पैर मारने पर भी छोटी बहू नहीं मिली। छोटी बहू की तलाश अब गोकुल के आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रही थी। यूं तो वह हमेशा ही कम बोलता था, लेकिन इधर कुछ दिनों से वह ज्यादा चुप था। उसकी यह चुप्पी आने वाले तूफान की चेतावनी सी लग रही थी। यह सच है कि विरोधी पर हथियार का
प्रयोग कर अगर सही समय पर न करो तो वह खुद पर ही वार करने लगता है। कितना अपमान सहा था गोकुल की चुप्पी ने, चुप तो वह आज भी रहेगा पर अपने ही तरीके से वार करेगा। आखिर 4 दिनों के बाद उसने हाथ जोड़कर माँ से अपना मंतव्य बता दिया। मैंने शहर में पर्यटन कार्यालय के पास एक छोटे से कमरे में अपने रहने का इंतजाम कर लिया है। मेरी वजह से आप सबको जो तकलीफ होती रही वह अब नहीं होगी। माँ तो माँ थी। यह सुनते ही हताश हो गई। कई बातें उसके दिमाग में घूमने लगी, गोकुल के खाने पीने का इंतजाम वगैरह। पर आज गोकुल किसी की सुनने वाला नहीं था। उसका व्यवहार अपेक्षाकृत संयत था। माँ के दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं पास ही शहर में हूँ, यहाँ से मात्र 2-3 किलोमीटर दूर। जब मेरी याद आए मुझे फोन कर लेना, मैं मिलने चला आऊंगा या बुला लूंगा। भाभी मन ही मन गोकुल के इस फैसले से खुश थी। बस मन में थोड़ा सा कुछ थी कि महीने के बंधे हुए 5,000 रुपये अब नहीं मिलेंगे। और इसके अलावा भी समय समय पर गोकुल खाने पीने में घर का जरूरी सामान लेकर आ जाता था, वह सब भी बंद हो जाएगा। गोकुल महीने के 15-20 दिन तो पर्यटकों के साथ टूर पर रहता था। घर में उसके खाने पीने का खर्चा ही क्या रहा। कई बार उसके आने की खबर नहीं होती थी तो भाभी खाना बचा कर भी नहीं रखती थी। पंच केदार, मध्य महेश्वर, खलिया, टॉप ओली और भी न जाने कहाँ कहाँ जाता था वह टीम को लेकर, और टेंट लगाकर कई दिनों तक वहीं ठिकाना बना लेता। जब भी वह एडवेंचर की दुनिया तरफ बढ़ता दिन रात भूल जाता। लेकिन संयुक्त परिवार में यह संभव नहीं था। एक 27-28 साल का युवक भाभी की डांट खाए जरूर उसके मन को आघात पहुंचता था। अगस्त का महीना था। वह अपने नए ठिकाने पर पड़ा हुआ था। अब जल्दी जागने की जरूरत नहीं थी। पिछले 2-3 दिनों से वह महसूस कर रहा था कि आज़ादी का सुख कितना बड़ा होता है। तभी 2-3 विदेशी लोगों का ग्रुप उसे ढूंढते हुए वहां तक पहुंचा और बोला कि उन्हें पिंडारी ग्लेशियर जाना है। पहाड़ों में बहुत बरसात हो रही थी। गोकुल ने उन्हें समझाया कि बरसात का समय है और यो भी पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम का कोई पता नहीं रहता। वे अपने इस एडवेंचर टूर को 1 महीने के लिए स्थगित कर दें या कहीं और चलने को तैयार रहें। लेकिन विदेशी ग्रुप पिंडारी जाने की जिद पर अड़ा रहा। एक बोला, हम इतनी दूर से आए हैं, 1 महीने का इंतजार कैसे कर ले, हमारे वीजे की भी एक समय सीमा है। ऐसे में गोकुल को उनके साथ जाने का इंतजाम करना ही था। यही असली एडवेंचर था। आपदा विभाग ज्यादा सक्रिय नहीं था। मोबाइल सिग्नल पहाड़ों में नहीं मिलते थे। लोकल लोगों की मदद से पुल बनाकर पर्यटन पिंडर नदी पार कर लेते थे। हिमालय के लोगों और उनकी संस्कृति को जानना इन विदेशी घुमक्कड़ों की चाहत होती थी। साथ ही गोकुल भी बहुत कुछ सीखता था। पीठ पर सामान बांधकर सुबह सुबह ट्रैकिंग वाले स्थान पर पहुंच गए। 5 किलोमीटर ट्रैकिंग की और चाय पी। थोड़ी देर रुककर प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लिया। फोटोग्राफी के शौकीन लोगों ने कुछ तस्वीरें ली। तस्वीरें शोध में भी अहम भूमिका निभाती हैं। और फिर आगे चलकर बेस कैंप में खाना खाया। थके और भूखे होने पर यह साधारण सा खाना भी इतना स्वादिष्ट लगता था जैसा किसी बड़े बड़े होटल का खाना भी नहीं। विशेष तौर पर बनाया गया पहाड़ी खाना पर्यटकों के लिए आकर्षक होता था। यात्राओं से तन और मन अक्सर दोनों प्रफुल्लित होते हैं और सेहत तो बढ़िया रहती ही है। पुनः जागरण काल के बाद दुनिया में अनेक तरह की क्रांतियां आई। यह एक नई क्रांति का दौर था जहां रोजगार जैसी समस्याओं से जूझने वाले युवा शादी के बंधन से दूर रहना चाहते थे। वहीं लड़कियों में भी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होने की होड़ मची थी। बढ़ाने से ही छोटा मोटा कोई भी काम और रोजगार जरूर करना चाहती थी ताकि आत्मनिर्भर रहे। और उनकी इस जिद ने उनके सपनों को भी विस्तृत आकाश दिया। ऐसे में जब आकांक्षाएं बड़ी हो जाए तो जीवन साथी का चुनाव काफी कठिन हो जाता है। दोनों ही तरफ से विवाह जैसी संस्था को चुनौती मिलनी शुरू हो गई थी। गोकुल के ट्रैकिंग ग्रुप में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ने लगी थी जिन्होंने ताउम्र अकेले रहने का फैसला कर लिया था और यह सब एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। इनकी रुचि एक थी, इनकी मंजिल भी एक थी। पारिवारिक जिम्मेदारियों में फंसा आदमी ज्यादा दिनों तक घर से बाहर रहने की कहाँ सोच सकता है। लेकिन इन लोगों की जिंदगी कई मानों में शानदार थी। सबसे ज्यादा समझने वाली बात यह है कि ये केवल जिंदगी का आनंद ही नहीं ले रहे थे बल्कि प्रकृति को संरक्षण भी दे रहे थे। पर्यटक अपने 1 या 2 बच्चों के साथ पहाड़ घूमने आते और बच्चे कार के अंदर से चिप्स के रैपर, कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल सड़क से नीचे जंगल में फेंक देते। बहुत कुपित होता था गोकुल यह देखकर कि ये लोग एक बच्चे तक को नहीं संभाल पाते, उसे शिष्टाचार नहीं सिखा पाते। उसकी टीम जंगलों से कूड़ा करकट उठाकर उसे ठिकाने लगाती। जहां जहां ये लोग जाते बांज, बुरास, आड़ू, खुबानी, काफल जैसे फलों के पेड़ लगाते, अपने साथ मिट्टी में लपेटे हुए बीज और गुठलियां ले जाते और उन्हें दूर दूर बिखेर देते। अगली यात्रा के दौरान जब नन्हे नन्हे पौधे मुस्कुराते हुए दिखाई देते तो गोकुल इन सब की खुशी की सीमा न रहती। खुशियों का विस्तृत आकाश मिल जाता सबको। इन जानदार नन्हे नन्हे पादपों को देखकर उसके साथियों में से
एक था सागर, उम्र में गोकुल से काफ़ी छोटा पर अपने नाम के अनुरूप ही विशाल दिल वाला और घूमने का अथाह शौकीन। उसने बद्रीनाथ जाने की जिद पकड़ी थी। वह गोकुल को कुछ लोगों का कहना था कि अभी यात्रा सीजन के आरंभ में भीड़ हो सकती है, देखते हुए जाने का विचार सही नहीं है, बरसात के बाद जाएंगे। सागर मान गया और बरसात भी बीत गई। नवरात्र से पहले के दिनों की बात थी। चार धाम में भीड़ भाड़ अब कम होने लगी थी, क्योंकि अधिकतर श्रद्धालु कपाट खुलने के चंद महीनों के दौरान ही तीर्थ यात्रा के लिए उमड़ पड़े थे। गोकुल ने अपनी छोटी सी टीम, जिसमें सागर भी शामिल था, के साथ बद्रीनाथ जाने का प्रोग्राम बनाया। मन से वह आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था, पर उसका धर्म विचित्र था। मंदिर में जाकर घंटों पूजा पाठ करना या भीड़ लगाना उसका ध्येय नहीं था। उसके अपने कुछ आदर्श थे, जिनका पालन कर वह अंतर्मन की शांति पाता। समूह के कई लोग बद्रीधाम के दर्शन करना चाहते थे, इसलिए एक सुबह ये लोग ट्रैवलर टेम्पो से निकल गए। कुल मिलाकर 15 लोग थे, इनमें रूपा भी थी। रूपा पिछले 2-3 सालों से गोकुल की टीम से जुड़ी थी। वह गोकुल की जिंदगी से भी जुड़ना चाहती थी। एक दो बार गोकुल को इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश भी की थी उसने। गोकुल ने अपने बंजारेपन का हवाला देते हुए हर बार उसके अरमानों पर पानी फेर दिया। बद्रीनाथ दर्शन के बाद वे लोग माणा की तरफ बढ़े, जो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर आगे था। चीन तिब्बत सीमा से लगा यह भारत का आखिरी गांव है, जो पहला गांव कहलवाने लगा है। माणा से वसुधारा और स्वर्ण रोहिणी तक ट्रेकिंग की जाती है। कैंप के 15 लोगों में से 11 तो स्वर्ण रोहिणी तक जाने का जिक्र रखते थे, लेकिन 4 लोग बेस कैंप वसुधारा तक ही जाने की हिम्मत कर पाए। शारीरिक परेशानी की वजह से रूपा भी वसुधारा तक ही जाना चाहती थी, पर गोकुल के साथ की चाहत उसके पैरों को आगे धकेल रही थी। रास्ते में वह थककर जानबूझकर रुक जाती है, ताकि गोकुल की नजरें इनायत हों। उसे बैठे हुए देखकर गोकुल पूछता है, रूपा तबीयत ठीक नहीं है क्या? अगर कोई परेशानी है तो बेस कैंप में ही रुक जाओ। नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी। मेरे मन की बात तो आप समझ नहीं पाए, लेकिन साथ चलने की इजाजत तो दे सकते हैं। समझा करो रूपा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है कि जो मोहब्बत और चाहत हम दोनों के बीच में अभी है, उसकी शादी के बाद उम्मीद मत करना। शादी के बाद जीवन बिल्कुल बदल जाता है। किसी भी शादीशुदा जोड़े को लेकर चलो। क्या तुम रोज ट्रैकिंग में इस तरह मेरे साथ आ पाओगी? मेरा रोज रोज घर से बाहर रहना ही तुम्हें खलने लगेगा और फिर शुरू होगी चिकचिकबाजी। इसलिए शादी जैसी बात को मन से निकाल दो। वह अपनी कहानी रूपा को सुनाता है कि उसकी माँ ने कितनी कोशिश की थी शादी की, लेकिन लड़कियों की अजब नखरे थे। समय रहते अगर रूपा उसे मिल गई होती तो जरूर शादी कर लेता, लेकिन अब तो स्वतंत्र रहने की सी आदत हो गई है। अपने भाई भाभी के झगड़ों के बारे में रूपा को बताता है कि कैसे घर में सिर्फ भाभी का ही राज चलता है, न माँ का, न बड़े भाई का। अचानक रूपा का हाथ पकड़कर वह कहता है, जरूरतें तुम्हारी भी हैं, मेरी भी। बिना किसी बंधन में बंधे हम उन्हें पूरा करेंगे। ये जो पेड़ पौधे हैं, ये पशु पक्षी हैं, ये सब हमारे बच्चे हैं। हम इनको पालेंगे, इनकी देखभाल करेंगे। इससे बड़ा सुख और कहीं नहीं। खैर, देर सवेर रूपा भी इस सच्चाई को समझ गई और अब वह बगैर शादी के ही खुश थी। लगभग 8 दिनों बाद वे लोग वापस घर लौटे। ज्यादा दौड़ भाग की वजह से एक दिन गोकुल बीमार पड़ गया। किसी ने बड़े भाई को फोन कर बताया, वह ऑफिस में था। घर पहुंचकर माँ को साथ लेकर गोकुल के कमरे में पहुंचा। वहां जाकर देखा तो दंग रह गया। जिस गोकुल को घर में इतनी घुड़कियां मिलती थी, बात बात पर अपनी भाभी की 10 बातें सुननी पड़ती थी, उसकी मोहब्बत करने वाले सैकड़ों लोग वहां पर खड़े थे। यह देखकर माँ की आंखें भीग गई। उसे गोकुल के शब्द याद आ रहे थे, माँ मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है, देखोगी ना तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सामने दीवार पर ट्रैक विद गोकुल का शानदार चमचमाता बोर्ड लगा था, जो शाम गिरने के साथ रोशनी की जगमगाहट में और ज्यादा चमकदार प्रतीत हो रहा था। स्ट्रेस और गर्मी से होने वाली परेशानी थी, जो कुछ ही दिनों में ठीक हो गई। गोकुल का काम अब बढ़िया चल गया था। कर्णप्रयाग से आगे चोपता में उसकी टीम के साथ ही विशन की जमीन थी। उसी का आइडिया था कि वे लोग वहां पर पर्यटकों के लिए टेंट और होम स्टे की व्यवस्था करें, तो रोजगार भी बढ़िया चलेगा और लोगों को सुविधा भी होगी। गोकुल को भी आइडिया पसंद आया, तो उसने इस शहर को छोड़कर उसे अपना ठिकाना बदलने की सोची। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार वहां जाकर व्यवस्था देख लेने के इरादे से वह कुछ लोगों को लेकर चल दिया। विशन पहले ही वहां पहुंच चुका था। 5-6 कमरों का छोटा सा घर फिलहाल ले चुके थे। विशन ने खाना बनाने के लिए गैस, कुछ बर्तन और राशन का इंतजाम भी कर दिया था। टीम जब चोपता पहुंची तो सबकी खुशी का ठिकाना न रहा। रूपा उछलकर बोली, अब यही होगा अपना परमानेंट ठिकाना। तभी टीम का एक मेंबर उससे पूछने लगा, क्या तुम्हारे पेरेंट्स अलाउ कर देंगे? हाँ, क्यों नहीं, जो लड़कियां जॉब करती हैं, क्या वे घर से अलग नहीं रहती? मैंने घर में बता दिया है कि मुझे माउंट
नियरिंग पर प्रशिक्षण लेना है और मैं आगे चोपता में ही रहूंगी। फिर सवाल आया खाना बनाने का। इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाने की व्यवस्था क्या किसी को किराए पर रखना होगा? गोकुल इस सवाल से जूझ ही रहा था कि टीम के उत्साहित युवक युवतियों ने फटाफट आलू छीलने शुरू कर दिए। दबंग सी दिखने वाले मोना, बहुत भूख लगी है यार, कहते हुए आटे का पैकेट फाड़कर परात में आटा डालकर उसे गूंथने लगती है। गोकुल ने सोचा भी नहीं था कि मानो इस तरह घर का काम भी करती होगी। 1 घंटे के अंदर खाना तैयार था। समीर एक कोने पर बैठा हुआ सलाद के लिए प्याज, टमाटर और खीरा काट रहा था। हंसते हंसते सभी ने खाना खाया। कुछ लोगों को प्लेट मिली, कुछ लोगों को पत्तल, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। गोकुल हंसते हुए बोलता है, जो पत्तल में खा रहे हैं वे इसे गाय के बर्तन में डाल देंगे और प्लेट में खाने वाले अपनी प्लेट खुद धोएंगे। हंसी का एक ठहाका गूंजा और चोपता की शांतवादी में देर तक विचरण करता रहा। इससे सुंदर परिवार का एहसास और क्या हो सकता है? शायद इन सभी लोगों के मन में यह विचार एक साथ उठ रहा था। 3-4 दिन यहाँ रहते हुए हो गए थे। गोकुल टीम के कुछ लोगों के साथ आसपास की जगह भी एक्सप्लोर कर रहा था। अब उसे इस बात का एहसास हो गया था कि यहाँ रहने में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आने वाली। रजिस्ट्रेशन और दूसरी औपचारिकताएं विषण पूरी कर रहा था। खाना खाने के बाद बर्तन धोने का काम भी युवा बहुत ही खुशी से कर लेते। जलवायु परिवर्तन का असर पहाड़ी क्षेत्रों में भी साफ दिखाई दे रहा था। अक्टूबर का मौसम अपेक्षाकृत गर्म था और नवंबर का सुहावना लग रहा था। 4 धाम यात्रा समाप्त हो आई थी। पर्यटकों की भीड़भाड़ अपेक्षाकृत कम हो गई थी। अब आने वाले महीने में ओली में बर्फ पड़ने पर स्कीइंग की प्रबल संभावना बनी हुई थी। गोकुल का ध्यान इस ओर भी था। अपनी टीम को काम समझाकर 3-4 लोगों को साथ लेकर वह वापस शहर लौट आया। अब कुछ दिनों में इन लोगों को सभी का सामान लेकर चोपता जाना था। गोकुल के पास जरूरत भर का थोड़ा सा सामान था जो लगभग पैक हो चुका था। उससे जुड़े कई लोग उदास दिखाई दे रहे थे क्योंकि उन सभी को चोपता जाना संभव नहीं था। उन्हें वहीं रहकर बिजनेस में सहयोग करना था और पर्यटकों को लेकर जाना था। गोकुल ने महसूस किया कि जाने से पहले एक बार माँ और भाई से मिलना तो जरूरी था। यही सोचकर उसके कदम पाइन हाउस की तरफ बढ़ गए। उसके सभी साथी उसके पीछे हो लिए। वहां पहुंचकर गोकुल ने घंटी बजाई तो भाभी ने दरवाजा खोला। लगभग 7 वर्षों बाद गोकुल को सामने खड़ा देखकर वे चौंक गई और कुछ पलों के लिए जड़ हो गई। गोकुल का कमजोर दिखने वाला चेहरा आज हष्टपुष्ट था। उसमें लालिमा थी। होश संभालने पर भाभी ने प्रश्नवाचक दृष्टि उसकी ओर गहराई और औपचारिकता वश उसे गेट के अंदर आने को कहा। गोकुल ने पीछे मुड़कर देखा तो एक हुजूम वहां पर खड़ा था जिसमें उसके हमउम्र युवक युवती और कई छोटे बड़े बच्चे भी शामिल थे। प्रणाम भाभी, माँ कहाँ है? पड़ोस में गई है समय काटने। ठीक है, मैं माँ के आने तक यहीं पर इंतजार करता हूँ। चाहो तो अंदर बैठ सकते हो। मेरा इतना बड़ा परिवार समा जाएगा क्या आपके घर में? गोकुल ने अपने साथियों को बाहर ही खड़े रहने का इशारा किया और माँ के कमरे की तरफ बढ़ा। बच्चे कहाँ हैं? दिख नहीं रहे। दोनों की शादी हो गई। नितिन यहीं 2 घर छोड़कर रहता है और जतिन दानपुर मोहल्ले में। यह कहते हुए भाभी थोड़ा शर्मिंदा थी। उनके अपने बच्चे ही उनसे दूर थे। उन्हें गोकुल का कद एक वटवृक्ष सा महसूस हो रहा था जो दूर दूर तक फैले हुए